So gallium-31 electronic configuration will be argon 18, उसके बाद 4s2, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3d, ठीक है, 3d10 एंड 4p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आपको बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग फर्दर, एक बात, ये रहा गैलियम, ये लोकेशन है गैलियम। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखोगे तो ये रहा आर्गन। आर्गन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3s2 3p6। फिर 3p के बाद हमने किसका फिलिंग स्टार्ट किया? 4s। तो यहां पे क्या आया? 4s1, और यहां क्या आया? 4s2। और 4s के बाद ये जो बीच का सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में क्या आया? 3d10। मतलब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं गया, 4p में जाने के पहले 10 इलेक्ट्रॉन किस में गए? d ऑर्बिटल में। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू z इफेक्टिव। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वी हैव टॉक्ड मेनी टाइम अबाउट इट। तो यहां पे 11 प्रोटॉन्स है, यहां 10 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाले 1 इलेक्ट्रॉन तक सभी 11 प्रोटॉन्स का इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है। कितने प्रोटॉन्स का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है वो बताता है सिग्मा। ठीक है, जैसे यहां पे ऑलमोस्ट 80% प्रोटॉन का इफेक्ट कैंसिल हो गया, 80%। तो 11 का 80% कितना होगा? 8.8। तो मैं कह रहा हूं सिग्मा की वैल्यू हो गई 8.8। ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज से कैलकुलेट करते नहीं है, उसके लिए तो स्लेटर रूल बताया मैंने आपको। लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि 11 प्रोटॉन्स थे और उसमें से 80% प्रोटॉन्स का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। किसने? इनर शेल इलेक्ट्रॉन ने। तो बाहर तक कितने प्रोटॉन्स का इफेक्ट पहुंचा? 2.2। ठीक है, तो ये सिग्मा का वैल्यू है। फर्दर मोर, ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट है और एक स्लेटर्स रूल का कंसेप्ट है। अब आ जाओ तीसरे कंसेप्ट में। तीसरा कंसेप्ट है साइज का। डाउन द ग्रुप साइज का क्या होता है? तो साइज का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी। क्लियर? तीनों कंसेप्ट क्लियर है? तीनों अलग अलग कंसेप्ट है, तीनों का इस टॉपिक से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग आपने पहले पढ़े हुए। ठीक है, एक पढ़ा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाकी के कंसेप्ट पढ़े आपने पीरियोडिक टेबल में। यहां तक कोई डाउट है तो फिर मैं आगे का पॉइंट जस्टिफाई कर पाऊंगा, अगर आपको ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे तो। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है कांस्टेंट, सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे यहां पे सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 2.2 जेड इफेक्टिव, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे देखो सोडियम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो साइज बढ़ती है। हमने यहां पे भी यही एक्सपेक्ट किया था कि बोरोन से गैलियम जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से बढ़ के हो गया 4। एल्यूमिनियम से गैलियम गए, सॉरी, एल्यूमिनियम से कहां गए? गैलियम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ के कितना हो गया? 3 से 4। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया तो साइज बढ़नी चाहिए थी।
लेकिन साइज बढ़ी नहीं, साइज कम हो गई। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, और अभी तक का हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए। तो अब हम उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए रीजन ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि साइज कम हो गई। तो हमें आंसर मिला यहां पे आके, मैं ये बाकी रफ वर्क हटा देता हूं। हमें आंसर मिला यहां पे, एक्चुअली 4s के बाद के इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं गए, उसकी जगह किस में चले गए, d में। और स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी प्रोटेक्शन पावर यानी सिग्मा ऑफ डी एंड एफ इज वीक। मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन आए, अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 प्रोटॉन भी आए होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आए तो उनके साथ में सिग्मा आया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सिग्मा आया, स्क्रीनिंग इफेक्ट आया, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है। अगर ये सिग्मा का वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया तो बाहर वाली शेल को अंदर खींच लेगा और साइज कम हो जाएगी। ऐसा कब हुआ, डी ब्लॉक की पहली सीरीज फिल करने के बाद। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद अचानक से साइज कम हो गई एल्यूमिनियम के कंपैरिजन। इसके पहले देखो कोई गड़बड़ नहीं थी। ये देखो, लास्ट एंड फाइनल टाइम बता रहा हूं इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला है। देखो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ठीक है, एंड दिस इज बिगर, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, एंड दिस इज बिगर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम और ये गैलियम, वी एक्सपेक्ट द सेम ऑर्डर, द गैलियम शुड बी बिगर देन एल्यूमिनियम, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 एलिमेंट के बाद गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी है, उसको बोला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में गए, n-1 d में। 4s के बाद 4p में नहीं गए, किस में गए, 3d में। d का सिग्मा क्या है, वीक। d का सिग्मा कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, तो साइज कम होगी। क्लियर? एनी अदर डाउट? अदरवाइज वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 13th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझ लेना इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आज शाम को इसका वेबसाइट पे वीडियो भी अपलोड होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अभी नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर समझ लेना, ठीक है। वैसे लास्ट क्लास में हमने लाइव में डिस्कस किया था इसको, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, सबसे पहले देखो कि अगर हम इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जनरल, तो क्या है, NS2NP1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3।
ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। जस्ट लेट मी चेक, ऑनलाइन वाले सब है बराबर। यस, सो NH2 NP1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा सोडियम सॉरी फर्स्ट ग्रुप में हुआ था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1+1+1, क्योंकि आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक। उसके बाद हम आए सेकंड ग्रुप में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, पूरे सेकंड ग्रुप में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो हमने ये मान लिया, सोच लिया, समझ लिया कि भाई आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये बात आपको पूरे पी ब्लॉक में भी आगे काम आएगी, याद रखना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने डोनेट हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने देखा भाई बोरोन क्या करता है, तो मोस्ट कॉमनली +3 स्टेट शो करता है। देखो एल्यूमिनियम क्या करता है, बोले वो भी +3 ही करता है। सरप्राइजिंगली हमने गैलियम के कुछ कंपाउंड देखे जिनमें वो +3 शो करने की जगह +1 भी कंपाउंड बनाते हैं। बोरोन जो है ना वो कभी भी +1 में कंपाउंड नहीं बनाता, डायरेक्ट +3 में ही बनाता। एल्यूमिनियम में कभी +1 में कंपाउंड नहीं बनाता, +3 स्टेट में ही कंपाउंड बनाता है। मतलब आपको AlCl कभी नहीं मिलेगा, इसका कंपाउंड AlCl3 ही बनेगा, या फिर BOH कंपाउंड कहीं नहीं मिलेगा, BOH थ्राइस मिलेगा, AlOH नहीं मिलेगा, AlOH थ्राइस मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी की एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। जब हम गैलियम के पास गए, इंडियम के पास गए, थैलियम के पास गए, तो उनका देखा उनकी +1 स्टेट भी होती है। रादर थैलियम का तो स्टेबल कंपाउंड ही TlOH है या फिर TlCl है। TlOH और TlCl का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो हो रही है, +1। अब ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि +1 शो हो रही है। अब आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन। ठीक है, तो हमने कहा कि सीधी बात है भाई 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने थे, NS2 NP1, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता, एग्रीड। लेकिन +1 शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आउट ऑफ 3 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डोनेटेड, और रादर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग डोनेटेड। तो वो जो s का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NS2, अब अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें ये दिख रहा है कि अगर वो पार्टिसिपेट करता तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, +3, लेकिन अभी है कितनी, +1। क्यों +1 है, क्योंकि P का इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, S का नहीं हो रहा। S में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमने कह दिया ये इनर्ट पेयर है, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, when two electrons, you can note it down, when two electrons of s orbitals of valence shell, when two electrons
of s orbital of valence shell do not participate in the bond formation or compound formation then it is called inert pair effect. Because of inert pair effect, oxidation state of the heavier elements, in p block becomes 2 unit less than the common oxidation state of the group. 2 unit less than common oxidation state of the group. तो ध्यान से देखो इसमें, ये 13th ग्रुप है, ये 14th, 15th, 16th एंड 17th. ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ns2 np1. तो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3. यहां कितनी होगी, +4. यहां मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, +5. फिर कितनी हो जाएगी, +6. और फिर नेक्स्ट कितनी हो जाएगी, +7. ये जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं, ये वाले, इन हैवी एलिमेंट्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी ग्रुप की स्टेट से 2 कम है. जैसे गैलियम, इंडियम और थैलियम, ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी, +3, और ये शो कर सकते हैं +1. यहां ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ये शो कर सकते हैं +2. आप लोगों ने कई जगह देखा होगा ना फॉर्मूला, PbCl2, SnCl2, ये कहां से आया, एक्चुअली कार्बन की फैमिली के मेंबर है. कार्बन के हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन के टेट्राहैलाइड बनते हैं, कार्बन का डायहैलाइड तो नहीं बनता. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन कौन सी स्टेट शो करता है, ओनली +4. लेकिन इसके ग्रुप के जो नीचे वाले 3 मेंबर हैं, ये कौन सी स्टेट शो करते हैं, एक्सपेक्टेड से 2 कम. और ये वाले +5 की जगह कितना करेंगे, +3. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. रादर बिस्मथ की तो +3 स्टेट ही होती है, +5 होती नहीं है. तो ये इन टोटल ये जो 9 मेंबर्स हैं पी ब्लॉक में, हैवियर मेंबर्स, ये अपनी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम शो करते हैं, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. यहां तक किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, एक बार इनसे भी पूछ लो। यस, ऑनलाइन कोई डाउट? इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी तक जितना समझाया। यस, +4। आपने कहीं पे पढ़ा है कि SnCl2 और HCl इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ोगे। देखो, लेड में +2 इज मोर स्टेबल देन +4। लास्ट मेंबर में लेड में ये जो है लेड, इसमें +2 इज मोर स्टेबल देन +4। लेकिन टिन में जब मैं SnCl2 लेता हूं, अभी ये थोड़ा सा टॉपिक के बाहर का हो गया, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। हम 12th में बहुत सारी रिएक्शंस में ऐसा लेंगे, SnCl2 एंड HCl इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कभी कोई नहीं पूछता कि क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, बस करते हैं। इसकी एक नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो टिन का +4 स्टेबल है तो क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SnCl4। यहां से 2 क्लोरीन और अटैच हो जाएंगे। अगर 2 क्लोरीन और अटैच हो गई तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस किस काम आएगा, रिडक्शन के काम आएगा। तो टिन का +4 ही ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू +2, और उसका प्रूफ है कि SnCl2 HCl इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो दैट इज अबाउट। चलो, ये तो मैंने आपको बताया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अब उसका छोटा सा रीजन कि क्यों होता है। तो मैंने अभी आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया, पूरा टॉपिक। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट आने लग गए। ये जो गैलियम है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया अचानक से। क्यों बढ़ गया, क्योंकि सिग्मा पुअर था। सिग्मा पुअर क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां चले गए थे, डी में। ठीक है, ऐसे याद रखना, डी मतलब डरपोक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एफ मतलब फियरफुल इलेक्ट्रॉन्स। तो डरपोक इलेक्ट्रॉन और फियरफुल इलेक्ट्रॉन्स। अब डरपोक है, फियरफुल है, तो प्रोटेक्शन नहीं देंगे। प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो सिग्मा कम। सिग्मा कम तो अटैक करने वाला ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब क्या होगा, आउटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1। अगर Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, S के इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे। और अगर S के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे तो उनका डोनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। और डिफिकल्ट हो जाएगा तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक लाइन का स्टेटमेंट। और वैसे मैंने लास्ट क्लास में प्रोबेबली इसका कुछ दूसरा फॉर्म में लिखवाया था, फिर भी लिख लो एक बार और। इन द हेवियर एलिमेंट्स ऑफ 13 14 15 ग्रुप, इन heavier members of 13th 14th and 15th group, due to transition contraction and lengthened contraction, due to transition contraction and lengthened contraction, ब्रैकेट में लिखो, due to filling of n-1d, due to filling of n-1d or n-2f, screening effect increases. Sorry, effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. Hence,
electrons of s orbital of valence shell, electrons of s orbital of valence shell are strongly attracted and do not participate in bonding, are strongly attracted and do not participate in bonding. Hence, so inert pair effect arises. Any doubt, anyone? Online, offline? आप कोई डाउट है? नया ग्रुप चालू करें? तो लेट्स स्टार्ट विद द 14th ग्रुप एलिमेंट्स. हेडिंग लिखो 14th ग्रुप एलिमेंट्स. जस्ट अ मिनट. So what you are supposed to do is, सबसे पहले all of you, सबसे पहले तो एलिमेंट्स के नाम लिखो. 14th ग्रुप एलिमेंट्स के नाम लिखो, सिंबल लिखो, सॉरी. ठीक है. उसके बाद उनका मैंडलिव ग्रुप नंबर लिखो. मैंडलिव ग्रुप नंबर मेंशन करो. उसके बाद में उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पॉसिबल नेचर. पॉसिबल नेचर का मतलब उसमें से आपको जो पता है कि ये मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा, ये सेमी मेटल होगा, जो भी आपको पॉसिबल नेचर लगती है वो मेंशन करो. तो 14 ग्रुप एलिमेंट्स, उनका मैंडलिव ग्रुप नंबर, उनकी मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी पॉसिबल नेचर एंड द लास्ट थिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Fill this much. Okay. Anyone want to answer online? SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन CCl4 का नहीं हो सकता. एनी रीजन? ये क्या बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया. ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहा तो क्या मतलब, स्टेबल होगा इसलिए नहीं कर रहा. कार्बन और क्लोरीन का साइज बहुत डिफरेंस है. साइज से क्या मतलब फिर? ऐसे तो आप नीचे जाओगे तो थेलियम का भी हाइड्रोलिसिस होता है, लेड के भी हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है. आप लॉजिक समझो. एक्चुअली ये लॉजिक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको नया लॉजिक है. ध्यान से समझो. आपको इतना तो पता है ना कि वाटर कहीं से भी सीपेज बना के अगर उसको थोड़ी भी जगह मिल जाए तो वो एंटर कर गया तो फिर निकल जाता है. ठीक है. वाटर हैज अ कैपेसिटी कि उसको थोड़ा भी स्पेस मिल गया ना, देन इट विल एंटर डीप इनसाइड. अभी ये सिर्फ लिक्विड वाटर जो हमें दिखता है उसके ऊपर नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होता है. बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से देखो. देखो ये
एग्जाम में शायद पता नहीं आएगा, पता नहीं रिड्यूस सिलेबस होगा या क्या है, बट कंसेप्ट अच्छा है इसलिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ही कंसेप्ट है, बाहर का नहीं है. इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, बट इन योर सिलेबस और नॉट, दैट आई डोंट नो. अपने अपना सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, अलग अलग स्कूल सब देख लेना. ये देखो, अभी सिलिकॉन के 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है. ये 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4. और अगर इसकी जगह पे कार्बन होता तो कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4. तो यहां पे मैं शो कर देता हूं आपको एक बार. ओके, कार्बन भी ले लेते हैं. और ये बन गया CCl4. ये देखो इधर ध्यान से, अब दोनों के पास वाटर आया. वाटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं OH. और ये वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट 2 लोन पेयर. ठीक है, वाटर की ज्योमेट्री हमने VSCPR में डिटेल में पढ़ी है. वाटर दोनों के पास गया. मेरे पास लोन पेयर है, लेकिन इनको रखने के में मुझे प्रॉब्लम हो रही है. आई वॉन्ट टू डोनेट देम. विल यू एक्सेप्ट इट? अब यहां देखो, क्या कार्बन के पास एक्सेप्ट करने के लिए कोई स्पेस दिखता है क्या आपको? इस कंडीशन में 4 ही तो ऑर्बिटल थे, चारों फुल हो गए. तो वाटर आके अपना लोन पेयर डोनेट करना भी चाहेगा तो क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा. यहां कोई पॉसिबिलिटी दिखती है क्या? यहां पे क्या हो सकता है, ये जो डी ऑर्बिटल है, इसमें आके जैसे क्लोराइड ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, वैसे कौन डोनेट कर सकता है? वाटर. ठीक है, तो ये CCl4 तो मना कर देता है, भाई मेरे पास जगह नहीं है, कहीं और जाओ. ठीक है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और मुझे आपका लोन पेयर चाहिए भी नहीं, और चाहिए होता तो भी ले नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है. CCl4 लालच में आ गया. अच्छी बात है, लोन पेयर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, एक नया बॉन्ड बनाएंगे. तो ये इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, ये वाला लोन पेयर इसने दे दिया एज पर द डील. वाटर ने कहा मैं आपको लोन पेयर दूंगा, आप मुझे रहने के लिए जगह दोगे, साथ साथ रहेंगे. यहां तक तो सब अच्छा चल रहा था, डील होने से पहले तक तो सब अच्छा चल रहा था. इसके बाद असली झगड़ा चालू हुआ. इसका झगड़ा चालू हुआ, वाटर ने कंप्लेंट करना स्टार्ट किया. पहले जगह मांगने भी खुद ही आया था, डील भी खुद ही ने ऑफर की थी. अब झगड़ा भी खुद कर रहा है कि मुझे स्पेस कम मिल रहा है. देखो क्राउडेड हो गया ना यहाँ पे, अराउंड वाटर. या देखो ये क्लोरीन, फिर ये वाटर, और ये फिर क्लोरीन. तो ये क्या कर रहा है, अब कंप्लेन कर रहा है सिलिकॉन से कि मैं बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया, आपने मेरा लोन पेयर भी ले लिया और रहने को अच्छे से जगह भी नहीं दे रहे, मुझे तो और स्पेस चाहिए. ठीक है, तो अब सिलिकॉन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता. ऑक्सीजन ने सिलिकॉन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है कि वो वाटर को चाह के भी बाहर तो नहीं निकाल सकता. तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने किसी दूसरे टेनेंट को बाहर निकालना पड़ेगा. तो वो इस क्लोरीन को बाहर निकाल देता है इस हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, अगर इसको बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हुआ,
ओवरऑल क्या हुआ, एक क्लोरीन गया और एक OH आ गया। समझ में आई बात, यहां तक की कहानी समझ में आई। एक क्लोरीन कैसे गया, एक OH कैसे आया? क्या क्लोरीन पहले गया फिर OH आया क्या? नहीं, पहले कौन आया? वाटर, नॉट OH। पूरा वाटर आया, उसने बॉन्ड बनाया। अगर वाटर आके क्या बॉन्ड नहीं बनाता तो आगे की कोई सीक्वेंस चलती क्या? नहीं। वाटर ने आके पहले अपना लोन पेयर डोनेट किया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये वाला इंटरमीडिएट बनाया, और फिर इस इंटरमीडिएट में से HCl बाहर निकला। अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं करता सिलिकॉन, या सिलिकॉन के बाद जैसे कार्बन के पास जगह ही नहीं है, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आगे की रिएक्शन भी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? अभी कितनी बार हुआ? एक बार। अब सिलिकॉन इतना सिली है कि एक बार तो वाटर ने उसको बेवकूफ बनाया, फिर दोबारा यही ऑफर लेके वो उसके पास फिर आया। ठीक है, चलो पूरा ही कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, सो इजियर। सो ये रिएक्शन एक बार हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे वापस स्टोरी वही है। सिलिकॉन के पास टोटल कितने बॉन्ड है? 4। कौन से 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। मतलब अभी भी डी खाली है, फिर से वापस वाटर की वही कहानी चालू। इसके पास फिर वाटर आएगा और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। और इसके साथ अटैच होने के बाद क्या करेगा? ये वाटर यहां पे अटैच हो जाएगा, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और अटैच होने के बाद क्या करेगा? कंप्लेन करेगा। क्या कंप्लेन करेगा? स्पेस कम है। इसके स्पेस कम है तो अब क्या करेंगे? यहां से हटाएंगे एक क्लोरीन और यहां से हटाएंगे एक H। अब क्या हुआ? 2 क्लोरीन की जगह क्या आ गए? 2 OH। थर्ड टाइम रिपीट द प्रोसेस, फोर्थ टाइम रिपीट द प्रोसेस। अल्टीमेटली क्या हुआ? एक एक करके चारों क्लोरीन चले गए और 4 क्लोरीन की जगह कौन आ गए? 4 OH ग्रुप। तो हमेशा इस बात को नोट करके रख लो, अगर किसी कंपाउंड के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करना है, जैसे बोरोन के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करना है, या कार्बन के कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना है, या सिलिकॉन के कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना है, तो सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। CCl4 में कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी चलेगा, स्कूल एग्जाम में इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। चलो, मुझे आपको एक पॉइंट हाईलाइट ये करना था कि कार्बन अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता, बाकी के सभी मेंबर अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल है? आउटर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10 4s2 4p2 4d0। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4d10 5s2 5p2 5d0। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अब आएगा 4f14 5d10
6s2 6p2 6d0। ठीक है। अच्छा, वापस से जो आज पढ़ाया मैंने स्टार्टिंग में, यहां 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें गए? अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उनको? डरपोक इलेक्ट्रॉन। डरपोक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सिग्मा कम करेंगे, ज्यादा? कम। डरपोक है ना, तो प्रोटेक्शन क्या करेंगे? कम। कम प्रोटेक्ट करेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो गई तो हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। तो उसकी वजह से क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। यहां पे क्या होता है, वो इफेक्ट आते आते थोड़ा कम हो चुका है। उस इफेक्ट का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट था वो किसने फील किया था? गैलियम ने, क्योंकि गैलियम में पहली बार ऐसा हुआ। अब सिलिकॉन को तो आदत होगी, मेरे पहले वाले के साथ होता है ना, क्लास में सब पिट रहे हैं, थप्पड़ पड़ रही है सबको एक एक, और पहले वाले को जब तक पड़ जाती है ना, तब उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। अब उसको जितनी पड़ी उसके हिसाब से हम मेंटली तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब ऐसा होने वाला है। तो सिलिकॉन को आइडिया है कि भाई गैलियम फेस कर चुका है, तो मोर और लेस मुझे वही फेस करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन की साइज छोटी हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है, जितना साइज हम एक्सपेक्ट करते थे कि भाई 40 पिकोमीटर बढ़ जाएगा, कार्बन से सिलिकॉन जाने पे और सिलिकॉन से जर्मेनियम जाने पे हम जितना इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां से यहां तक, ये इंक्रीज बहुत कम होगा, क्योंकि जर्मेनियम हैज फेस्ड इट द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज फेसिंग राइट नाउ। तो आप ये कह सकते हो कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम साइज बढ़ती है, बढ़ती है, एक्सेप्शन नहीं आता। लेकिन कार्बन से सिलिकॉन अगर 40 पिकोमीटर का इंक्रीज है, तो सिलिकॉन टू जर्मेनियम बहुत कम इंक्रीज होता है, उतना इंक्रीज नहीं होता जितना होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया लेक्चर की स्टार्टिंग में? साइज इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। एन बढ़ा तो साइज बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जेड भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो जितना इफेक्ट न्यूमरेटर की वजह से आना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ गया। डिनोमिनेटर क्यों बढ़ गया? डरपोक इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ गया। ठीक है। और फिर ये फियरफुल इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो इनमें भी वही हुआ। अब बताओ, यहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए? डरपोक भी आ गए, फियरफुल भी आ गए, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ गया। तो एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। एग्रीड? अगर एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो क्या बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। बॉन्ड में एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाएगी। तो अच्छा बताओ, जर्मेनियम भी +2 शो करेगा, टिन भी +2 शो करेगा, और लेड भी +2 शो करेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है। क्योंकि ऊपर वाले के पास तो सिर्फ डरपोक है, इसके पास तो डरपोक भी है, फियरफुल भी है, डी और एफ दोनों है। तो इसमें क्या होता है? ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है। तो ब्रॉडली मैंने आपको जितने पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करवा दिए। तो अब जो पॉइंट बचता है 14 ग्रुप में इज अ जनरल पॉइंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जब पॉइंट आएंगे तो मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आस्क मी टू रिपीट। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन,
germanium, tin and lead. They form the link between the first and third A group, and electronegativity of the fifth A to seventh A element increases. That point is not much important. ये 14th ग्रुप के एलिमेंट्स है. प्रॉपर्टीज ऑफ द 4th A ग्रुप एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर लिया. ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है S में और 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू फोकस हियर इज, यहां पे इलेक्ट्रॉन 3D में गए हैं. इसके पहले डी का फिलिंग नहीं हुआ, इसके पहले भी डी का फिलिंग नहीं हुआ है. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस जस्ट नाउ. टिन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s. 4s के बाद 3d. 3d के बाद 4p. 4p के बाद 5s. 5s के बाद 4d. 4d के बाद 5p. अब आता है लेड का कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, लेड 82. इसका हमेशा ऐसे ही याद रखना, लेड का एटॉमिक नंबर आपको आगे जाके 12th में भी कुछ एलिमेंट्स की सीक्वेंस और प्रॉपर्टीज लर्न करने में काम आएगा. ठीक है ना? तो ऐसे ही याद रखना, जब भी लेड आपके दिमाग में आए ना, टिन के साथ उसका नंबर दिमाग में नहीं आएगा, चलेगा. सिलिकॉन के साथ उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं आएगा, चलेगा. जर्मेनियम के साथ नंबर याद नहीं आएगा, चलेगा. लेड एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में. हम धीरे धीरे आगे इसके बारे में बात करेंगे. तो लेड का एटॉमिक नंबर याद रखना, लेड 82. जब भी बोलो मन में 82 साथ में बोलना. लेड 82 पूरा नाम बोलना, लेड 82. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s. 6s के बाद क्या होगा? 4f. ठीक है, आप एक स्टेटमेंट लिखिए. ये जनरल स्टेटमेंट है, 12th तक काम आएगा. आफ्टर lanthanum 57, after lanthanum 57, 14 electrons are filled in n-2 f orbitals in n-2 f orbital ब्रैकेट में 4f, which provide poor screening effect, which provide poor screening effect. Because of that, effective nuclear charge increases and cerium to lutetium Ce54 to Lu71, Ce58 to lutetium 71, there is large decrease in size. There is large decrease in size. Which is called, which is called lanthanide contraction. Which is called lanthanide contraction. अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये आपके पास है लैंथेनियम पीरियोडिक टेबल में. इसका नंबर कितना है? 57. इसके बाद
लेंथेनियम 57 के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4f में और फिलिंग होती है 4f1 से 4f14 तक की फिलिंग होती है। ठीक है, एफ क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होगी। अच्छा, इन जनरल जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, इन जनरल पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है साइज को। यहां पे भी आप सीरियम से ल्यूटिटियम जा रहे हो, मतलब कहां से कहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होगा। तो इसका मतलब क्या कोई एक्सेप्शन हो रहा है क्या, नहीं। फिर भी मैंने इसको स्पेशल नाम दिया, क्या नाम दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप मुझे सोच के बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या एक स्पेशल नाम है या स्पेशल एक्सेप्शन है। ओनली एक स्पेशल नेम वी हैव गिवन टू अ पर्टिकुलर डिक्रीज इन साइज। नाम नहीं भी देते या कुछ स्पेशल हुआ ही क्या है। आप ही ने अभी कहा कि नॉर्मली लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, यहां पे भी आप सीरियम से ल्यूटिटियम जा रहे हो तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब lengthenide contraction is not an exception, but because of lengthenide contraction something very different is going to happen, and that's what you need to observe. अब ध्यान से देखना प्लीज, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। पहले से वार्निंग दे देता हूं, 95% लोगों को समझ नहीं आती है क्योंकि ध्यान नहीं देते। इसका नंबर कितना है, 21। अगर इसका 21 है तो उसका कितना होगा, 39। इसका कितना होगा, 57। और इसका कितना होगा, 89। ठीक है, इतने अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, नहीं किए तो भी कर लेना। इनर्ट गैस करना क्या है आपको, ये इनर्ट गैस आपके पास है आर्गन 18। अगर आर्गन 18 आपके पास है तो आर्गन 18 को उठा के उसके बाद 19, 20 और ये क्या आ गया 21, उसके बाद में 18, 18 और 32 खत्म। 21 प्लस 18 39, 39 प्लस 18 57, 57 प्लस 32 89 नंबर आ गया। चलो इसका नंबर बताओ कितना होगा, इसका तो बता सकते हो कितना होगा। 21 के बाद तो 22 ही आता है ना। अभी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये कितना होगा, नीचे देखो यहां पे क्या हुआ, सीरियम का नंबर कितना था 58, मतलब 57 के बाद एलिमेंट्स कहां चले गए, नीचे। कहां तक गए, 71, और फिर कितने आ गया 72। बताओ इसका नंबर कितना होगा, रदरफोर्डियम का 104। जब आपको इस तरह से पीरियोडिक टेबल याद होगी ना, आप देखना आपको 12th स्टैंडर्ड के बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएंगे। मतलब यू विल नॉट फील कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें 11th के सिलेबस के साथ कवर कर रहा हूँ, और एक्चुअली ये है भी 11th के सिलेबस। अभी आपके 12th के सिलेबस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द 4f सीरीज। अभी जिसने यहाँ पे याद रखा है सीरियम 58 टू ल्यूटिटियम 71, खत्म, उसको तो याद है पहले से 4f सीरीज। क्वेश्चन 12th की टेक्स्ट बुक का ही है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f सीरीज, 12th का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 11th से, अब ये आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे 11th में उतना अच्छा 12th में रहेगा आपके लिए। वेल बताओ मुझे, स्कैंडियम टू टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम टू इट्रियम 21 से 39 साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इट्रियम टू लेंथेनियम साइज क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल। डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, इंक्रीज। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, जो आपने ऑलरेडी मैंने नोटिस करवाई है आपको, ये यहां से यहां गए तो कितने एटॉमिक नंबर बढ़ा, 1। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम, थोड़ी सी कम हो जाएगी।
क्योंकि एक ही तो नंबर बढ़ा है ना, प्रोटॉन कितना बढ़ा, एक, साइज थोड़ी कम हो जाएगी। अब बताओ 39 टू 40 गए, क्या होगा, साइज डिक्रीज बट मार्जिनल डिक्रीज, बहुत कम चेंज, क्योंकि आपने कितना प्रोटॉन बढ़ाया, एक। ठीक है, यहां बताओ क्या होगा, 14 प्रोटॉन बढ़ा दिया आपने सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक। और अभी मैंने आपको क्या लिखाया, सीरियम से ल्यूटिटियम तक साइज क्या होती है, डिक्रीज। सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो कंटिन्यूअसली साइज कम होती जा रही है। हम तो देख रहे हैं कि लेंथेनियम और हैफनियम बाजू में है, तो हैफनियम थोड़ा छोटा होगा कंपेयर टू लेंथेनियम, ऐसा हमें लगता है अगर हम सिर्फ पोजीशन देखते हैं तो। अगर मैं सिर्फ पोजीशन देखता हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि लेंथेनियम और हैफनियम एकदम एडजेसेंट है, थोड़ा सा साइज में डिफरेंस होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा, आप हमेशा ऐसे में सोचा करो कि ये रीजन है इसलिए ऐसा साइज कम है। रिवर्स सोचो कि भाई हमने एक्सपेक्ट किया था लेंथेनियम हैफनियम आजू बाजू में है, पड़ोसी है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बाद में एक्सपेरिमेंटली पता चला कि अरे हैफनियम तो बहुत छोटा है कंपेयर टू लेंथेनियम। तो हमने लॉजिक फाइंड किया कि क्यों छोटा है इतना, क्या रीजन है। तो क्या रीजन आया, बिटवीन लेंथेनियम एंड हैफनियम 14 electrons are being filled in the 4f orbitals, and 4f orbital provide poor screening effect, so effective nuclear charge increases, and because of that the size drastically decreases. अब है असली एक्सेप्शन, असली मजा अब आएगा। हमने देखा ये जो टाइटेनियम टू जर्कोनियम है, इसमें साइज बढ़ती है, क्यों बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप साइज। जर्कोनियम से हैफनियम जब हम गए, साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम, 2-3 पिकोमीटर का फर्क रहता है। हम सोच रहे थे कि दोनों की साइज में कम से कम 40-50 पिकोमीटर का डिफरेंस होगा, 40 to 50 पिकोमीटर का डिफरेंस हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं जब हम एक पोजीशन नीचे जाते हैं, और यहां कोई डिफरेंस ही नहीं है। और ये जो हुआ किसकी वजह से हुआ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो इफेक्ट है ना, ये बहुत लिमिटेड नहीं है, ये बहुत दूर तक जाता है। ये इफेक्ट यहां से चालू होता है और यहां तक जाता है। इसका मतलब गोल्ड की साइज सिल्वर के ऑलमोस्ट इक्वल होगी, हैफनियम की साइज रदरफोर्डियम के ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ये कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड। और ये कौन सा पीरियड है, 5th। ये 5th पीरियड के एलिमेंट है और ये 6th पीरियड के एलिमेंट है। तो बताओ 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है, 5th जर्कोनियम, 6th हैफनियम, 5th सिल्वर, 6th गोल्ड, 5th टिन, 6th इंडियम एंड थैलियम, टिन एंड लेड। इन सबकी साइज ऑलमोस्ट क्या है। अब इसको अगर आपको बताना होगा तो क्या ऐसे एक एक एलिमेंट का नाम लिखोगे क्या, आपका एड्रेस बताना होता है तो ये बताते हो क्या कि मैं इसके बाजू में भी रहता हूँ, इसके बाजू में भी रहता हूँ, इसके आगे रहता हूँ, इसके पीछे रहता हूँ। अब वो ढूंढता ढूंढता आ जाएगा, सबका पता कर ले। कैसे बताते हो, अपना पर्टिकुलर ब्लॉक बताओगे, सोसाइटी बताओगे, एरिया बताओगे। तो बताओ ये जहां पे मैंने हाईलाइट किया है उसका एड्रेस बताओ, कैसे बताओगे, 5th and 6th पीरियड। अब 5th 6th पीरियड में तो ये सब आ गए, रुबीडियम भी आ गया,
नहीं वो तो जैसे तुम बता रहे हो डी ऑर्बिटल में, तो वो तो कैसे हो गया, उधर से आके राइट ले लेना, वो प्रेसाइज एड्रेस नहीं हुआ। उधर से आके वहां शाम को 5 बजे पानीपुरी की लारी वाला खड़ा होता है, उधर से राइट ले लेना। अब वो आज गेस्ट आया और पानीपुरी की लारी वाला नहीं आया, या लारी वाला आगे खड़ा हो गया, उसने आगे से राइट टर्न ले लिया, फिर क्या करोगे? तो प्रेसाइज एड्रेस बताओगे ना, मतलब पिन कोड में ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं बीच में पानीपुरी के पास में। थर्ड नहीं, फोर्थ ग्रुप। थर्ड में तो कौन है, लेंथेनियम एंड एक्टिनियम है, और 17 तक नहीं जा रहा, 14 तक जा रहा है, टिन और लेड। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, फोर्थ ग्रुप टू 14th ग्रुप। बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड size remains almost same. It is because of lengthenide contraction. तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को आपको दो तरह से समझना होता है, दो पार्ट्स में समझना होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों है। तो क्या है भाई, सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक, आफ्टर लेंथेनियम सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें गए, 4f में। 4f में प्रोटेक्शन पावर कम थी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ा, तो साइज कम हो गई, इसको कहा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनियम के बाद अगले 14 एलिमेंट की साइज कम होती है, उसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? लेंथेनियम के बाद अगले 14 एलिमेंट की साइज कम होती है, सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक, उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसका इफेक्ट क्या होता है, तो अब लिखो इफेक्ट। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, size between, sorry, size of fifth and sixth period elements, size of fifth and sixth period elements between बाकी आगे जाके टिन और लेड में उसका यहाँ पे कह रहे हो आप, इसमें 15-16 में आगे इफेक्ट क्यों नहीं जा रहा है, मैंने बताया था ना अभी आपको। जैसे 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 पीछे जाते हैं, अभी मैं यहाँ से सबको मारना चालू करूंगा, तो थप्पड़ मारते मारते पीछे मैं भी थक जाऊंगा ना। किसी ने भी असाइनमेंट नहीं किया होगा, तो पहला पिटेगा ना, सबसे ज्यादा पिटेगा। ठीक है, आखिरी वाला पिटेगा ना, वो शायद छूट जाएगा किसी न किसी, या तो लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा, या मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, या मेरा गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो सबसे पहले जिस पे इम्पैक्ट आएगा उस पे सबसे ज्यादा होगा, धीरे धीरे इम्पैक्ट कम होता जाएगा, और आखिरी में जाके इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो 14 के बाद, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई थियोरेटिकल रीजन नहीं है। ठीक है, तो बिटवीन size of the fourth and fifth period element, between size of fifth and sixth period element become almost similar between fourth and 14th group due to lengthenide contraction. Okay. तो ये आज का एजेंडा में था नहीं, बट टॉपिक आया तो मैंने पढ़ा दिया, और इसलिए पढ़ाया क्योंकि 12th में ये लाइन बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि 12th में भी हमें जब भी कोई भी एक्सेप्शन समझाना होगा ना, आपको अगर डी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आए, ये एक्सेप्शन क्यों आया, वो एक्सेप्शन क्यों आया, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा, जबकि ये एक्सपेक्टेड था, तो जब भी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जा रहा, आपको कुछ समझ में ना आया ना, तो आप लिख देना ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 99% चांस है आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और अगर वो बड़े क्वेश्चन में पूछा हो और सिर्फ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिखने से काम नहीं चल रहा हो, तो फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है 4 लाइन में, वो भी छाप देना। ठीक है, तो हो सकता है आपका आंसर पिन पॉइंटेड प्रिसाइज नहीं हो, पर एटलीस्ट आपको मेजॉरिटी मार्क्स मिल जाएंगे।
और अगर वो 1 लाइन का आंसर होगा ना तो उसका 99% आंसर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। डी ब्लॉक के सभी एक्सेप्शंस जो अराइज होते हैं, मोस्ट ऑफ देम स्पेशली 5th और 6th पीरियड में, उनका रूट कॉज एक ही है, साइज। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, एक बार साइज में एक्सेप्शन आ गया ना तो अब सभी चीजों में एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव डिस्कस्ड। साइज, सो यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है एक्सेप्ट एनिमेशन। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयर इज नो एक्सेप्शन प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको भी कुछ लर्न नहीं करना है। 13 ग्रुप में आपको साइज लर्न करनी थी क्योंकि बोरोन से एल्यूमिनियम बढ़ी थी, फिर एल्यूमिनियम टू गैलियम कम हो गई, फिर गैलियम टू इंडियम बढ़ी थी, इंडियम टू थैलियम सिर्फ 2 पिकोमीटर बढ़ी थी। तो वहां लर्न करना पड़ता है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज को देखो, फिर हम ऑर्डर जस्टिफाई करेंगे। ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है। क्या दिख रहा है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों क्यों, क्या रीजन है उसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक्चुअली रीजन, हंसने वाली बात नहीं है कि आंसर चिपकाने को कहा था, देखो पहली बार हमने सही जगह पे चिपका दिया। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये एक्चुअली इसका आंसर यही है, आपने सही आंसर सही जगह पे लगाया, चिपकाया नहीं है। ठीक है, तो टिन और लेड की साइज में बेसिकली यहां पे इसके पास प्रोटॉन्स है 50 और इसके पास प्रोटॉन है 82, जबकि साइज ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, 20 लोग हैं और एक सुपरवाइजर है, ठीक है, और 20 लोग हैं और 4 सुपरवाइजर है, तो चीटिंग कहां ज्यादा डिफिकल्ट होगी, 4 सुपरवाइजर में। तो टिन और लेड की साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टिन के पास 50 सुपरवाइजर है और लेड के पास 82 सुपरवाइजर्स हैं, 82 प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। ओके, तो डाउन द ग्रुप आयन, आप इसको एक ही लाइन में याद रखो। देखो ये सब वो चीजें बता रहा हूं मैं जिनको आपको टेक्स्ट बुक में सब रीडिंग अवॉइड करनी है और न आपके कुछ स्ट्रेस लेना है, मुझे 14 ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है, नहीं करनी है। क्यों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें नया क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल में यही तो पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, तो यहाँ पे आके दोबारा क्यों पढ़ रहे हो कि 14 ग्रुप में भी बढ़ती है, राइट। यू नीड नॉट टू स्पेशली इन्फॉर्म दैट, तो इसको स्किप कर दो। आयोनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ इतना याद रखो, कम होती है एज एक्सेप्टेड, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेड इज मोर देन 10। कम होती है लेकिन एक्सेप्शन है एक, और सिर्फ एक्सेप्शन पे फोकस करो। लेकिन पूरे पीरियड में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, कार्बन की। सो द ऑर्डर विल बी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लास्ट में क्या आना चाहिए था, टिन एंड लेड। टिन और लेड की जगह कौन आया, लेड एंड टिन, तो ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बता रहा हूं, सिर्फ देखने के लिए, याद नहीं रखनी है। आपको याद क्या रखना है, नोट करके रखना, ऑर्डर कार्बन टू सिलिकॉन कम होती है। एक तो आप ये कह सकते हो कि सिलिकॉन टू लेड ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम 1.8 1.8 1.8 1.9, या फिर आप कह सकते हो कि टिन टू लेड थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो इसमें 3 चीजें हैं, नंबर 1 डिक्रीज, नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम, एंड यहां पे क्या है, इंक्रीज। हाईएस्ट किसकी है, कार्बन की। क्या इसका कोई रीजनिंग है, नहीं है, नहीं मेंशन करना है, क्योंकि ये कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए अलग अलग स्केल होते हैं,
पॉलिस स्केल, अल्फ्रेड रोचो स्केल। तो हम किसी दूसरे एलिमेंट से उसको कंपेयर करके फिर उसको फाइंड करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, तो हमें इसमें कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं कि ऑर्डर ऐसा क्यों है। ठीक है, ये ऑर्डर है। कार्बन टू सिलिकॉन कम होता है, सिलिकॉन टू टिन ऑलमोस्ट सेम रहता है, और टिन टू लेड माइनर इंक्रीज होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सभी सॉलिड्स है। इसमें करेक्शन है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये टाइपिंग एरर है। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, टिन और लेड मेटल्स हैं, तो दिस इज टू बी करेक्टेड। कार्बन इज नॉन मेटल, silicon and germanium are metalloid, tin and lead are soft metals. Down the group there is a regular decrease in the melting and boiling point, but densities will increase. There is nothing new, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ लर्न करने जैसा नहीं है। Higher melting and boiling point than the third group elements due to increase in the nuclear charge and more compactness. देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम हो जाएगी, साइज कम हो गई। अभी आपको मैं कुछ फुटबॉल्स देता हूं जिनको आपको एक रूम में अरेंज करना है, और दूसरा रूम में आपको अरेंज करनी है टेबल टेनिस बॉल्स। तो ज्यादा कॉम्पैक्ट कौन अरेंज होगी, टेनिस बॉल, क्योंकि वो छोटी है, तो वो ज्यादा अच्छे से कॉम्पैक्ट अरेंज होगी। बड़े स्फीयर्स होंगे तो उनमें गैप भी ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है, छोटे स्फीयर्स होंगे तो उनमें गैप भी छोटे होंगे। तो लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, साइज कम होती है तो ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंज होता है। अगर कॉम्पैक्ट अरेंज होगा तो हार्डनेस भी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसलिए बोरोन के कंपैरिजन में कार्बन ज्यादा हार्ड है। ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इज कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटोप है, 12, 13 एंड 14। आउट ऑफ दैट कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हाईएस्ट डेंसिटी, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। तो हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, लेड, रट के जाने की जरूरत नहीं है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सॉफ्ट मेटल विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो 14 ग्रुप में एक तो टिन है और दूसरा लेड, दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स कम है। यहाँ पे लेड ऑप्शन में दिया हुआ है, टिन भी हो सकता है, या दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। सिलिकॉन इज 1.8, जर्मेनियम का कितना होगा, 1.8, सेम वैल्यूज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 14th ग्रुप एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। नीचे जाते हैं तो क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कम हो जाती है, 2 कम। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाएंगी तो क्या मिलेगा, +2। The tendency of the outer s electron to remain paired and not to take part in the bonding down the group increases because of the poor screening effect. Poor screening effect किसका, D and F का। The stability of a +4 oxidation state decreases, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है तो +4 की स्टेबिलिटी कम होगी, और किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। और इसमें स्पेशल बात क्या है याद रखनी है, लेड। देखो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि टिन का +4 भी होता है +2 भी होता है, ज्यादा स्टेबल क्या होता है, +4 होता है। जर्मेनियम का +4 होता है +2 होता है, ज्यादा स्टेबल क्या होता है, +4 होता है। ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा किसमें आता है, आखिरी वाले में, जैसे थेलियम में आया था, अभी किस में आया, लेड में आया। उस पर्टिकुलर ग्रुप के आखिरी मेंबर में एक्सेप्शन आएगा, तो लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू +4।
lead +4 is less stable and it acts as an oxidizing agent. बताओ इस लाइन को कौन जस्टिफाई करेगा? Oxidizing agent is the one who reduces itself and oxidizes other. So who will reduce it after +2 वेरी गुड. lead +2 ज्यादा स्टेबल है, तो lead +4 किस में कन्वर्ट होगा? +2 में. +4 से +2 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन. itself undergoing reduction, so will act as an oxidizing agent. दूसरे सेंस में अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन के वाइज बताता हूं तो PbO2 लेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? -2 × 2 -4. एक ऑक्सीजन का कितना है? -2, तो 2 का कितना हो जाएगा? -4. तो लेड का कितना हो जाएगा? +4. और जब इसको हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? PbO. ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा मतलब we'll be calling it as an oxidizing agent. But the good explanation is with +2 is less stable, +4 is more stable. +2 is more stable, +4 is less stable. Reactivity towards oxygen. Monoxides. कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन फॉर्म्स मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड. कार्बन के ये वन ऑफ द रेयर कंपाउंड है जहां उसकी +2 स्टेट में भी कंपाउंड बना है, राइट? Can you repeat please? Carbon containing compounds are called organic compounds. वो डेफिनेशन आई थिंक मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था. कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट, फिर उसके आगे लिस्ट आती है ऑक्साइड्स, उसमें मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड आ जाएंगे, कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइनेट, राइट, कार्बाइड्स. तो ऐसा नहीं है कि कार्बन के सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में इंक्लूड होते हैं. कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जैसे ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, साइनाइड्स, मेटल साइनाइड्स, साइनेट्स, CNO, साइनेट्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो डेफिनेशन पूरी नहीं है, आपने आधी बोली. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट डाइऑक्साइड्स. So here you need to remember carbon monoxide is neutral. वैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक. बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. लाइक वाटर, water is the oxide of hydrogen, but water is neutral. Okay, water is neutral in the sense litmus paper test we are talking about. Okay, so that way we are saying it is a neutral compound. अभी जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते कि हम कौन सी एसिड बेस डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, हम जनरली एसिड बेस को डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लिटमस पेपर टेस्ट. ओके, नाउ अब यहां पे जो डाइऑक्साइड्स है इसमें ऑर्डर बदल जाएगा. इसमें पहले 2 एसिडिक हैं, बाद में ये जो है ये एम्फोटेरिक है. जर्मेनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है. और ये जो लेड का ऑक्साइड है ये एक एरो इस तरह से होना चाहिए, ये एम्फोटेरिक है. और लेड के जो ऑक्साइड है ये बेसिक है. PbO2 इज अ बेसिक ऑक्साइड. Carbon cannot exceed the covalency 4 due to absence of d orbital. S और P के मिला के 4 ही ऑर्बिटल है, तो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएगी.
the elements which shows stable +2 oxidation state, तो टिन और लेड दोनों आ सकता था, जर्मेनियम टिन लेड तीनों आ सकता था, लेकिन आउट ऑफ दीज थ्री मोस्ट स्टेबल किसका है? +2. Which fourth group element form most acidic dioxide? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक. उसके बाद नीचे जाने पे क्या हो रहा है? एम्फोटेरिक बन रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं तो लेड का ऑक्साइड क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है. सो रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और जितने लोगों का पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट पेंडिंग है वो आज रात तक अपलोड हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों ने तो, जिन्होंने मैक्सिमम ने अटेंड कर लिया था, जिन लोगों ने बाई चांस अटेंड नहीं किया है वो आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा. और जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट में अटेंड किया था उनका भी एक टॉपिक बाकी था, सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 13th ग्रुप, सो दैट यू कैन कंप्लीट टुडे. सो वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड, लेकिन वेबसाइट पे उनका जो स्ट्रक्चरिंग करना है वो बाकी था, तो probably by tonight it will be done. Okay. Sir, what about the iron side? So day after tomorrow online class, same time, and along with the offline, so you have a choice to come to the class or sit at home.